नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज एपिसोड 46 में EHI 03 की इकाई 3 का संपूर्ण अध्ययन किया जाएगा। इकाई 3 वाणिज्य और व्यापार। इकाई 2 में किया गया शहरी बस्तियों का अध्ययन तब तक अधूरा रहेगा जब तक इसे व्यापार और वाणिज्य से नहीं जोड़ा जाए। प्रारंभिक मध्ययुगीन सदियों में यह पहलू भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। पिछली दो इकाइयों 1 और 2 के समान इस इकाई में व्यापार का विश्लेषण भारतीय सामंतवाद के विकास की पृष्ठभूमि में किया जाएगा। मुद्रा के उपयोग का स्वरूप और सीमा बाजार की कार्य प्रणाली, कृषि उत्पादन की भूमिका और शहरी बस्तियों के विभिन्न चरण सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें से कोई भी भूमि के अनुदान की व्यवस्था से अलग नहीं है। इसकी चर्चा इकाई 1 में हो चुकी है और इसे 800 से 1300 की सदियों में पूरे भारत की विशेषता बताया गया है। ऐसा कहा जा सकता है कि इस काल में व्यापार और वाणिज्य का भी सामंतीकरण हो गया था। व्यापार परिभाषा और चरण 3.2 माल इकट्ठा करने, इसके वितरण और विनिमय को व्यापार कहते हैं। यह एक प्रक्रिया है जो बहुत कारकों पर निर्भर करती है, जैसे उत्पादन का स्वरूप और मात्रा, यातायात की सुविधा, व्यापारियों की सुरक्षा, विनिमय के प्रतिरूप आदि। इसमें से व्यापारियों, सौदागरों, किसानों और शिल्पकारों के अलावा समाज के अन्य हिस्से भी शामिल रहते हैं। अपरोक्ष रूप में इसके राजनीतिक अधिकारियों की भी रुचि रहती है, क्योंकि माल पर लगाया गया कर राज्य के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के व्यापार की ऐतिहासिक विशेषताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इस काल को मोटे तौर पर 2 चरणों में बांट लेते हैं। एक चरण होगा जो 700 से 900 ईस्वी तक का होगा और दूसरी चरण होगी 900 से 1300 ईस्वी तक। संक्षेप में इन 2 चरणों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहले चरण में व्यापार, धातु, मुद्रा, शहरी केंद्रों का सापेक्ष ह्रास और गांव की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, और दूसरे चरण में पहली बताई गई प्रवृत्तियों का विपरीत होना। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापार सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशी व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा था। दूसरे चरण में पहले चरण की तरह धातु सिक्कों की उतनी कमी नहीं थी। इस चरण में मुद्रा अर्थव्यवस्था उतनी प्रचलित नहीं थी जितनी मौर्य साम्राज्य ईस्वी पूर्व 200 से 500 ईस्वी के पतन के बाद की 5 सदियों में थी। व्यापार के फिर से शुरू होने तथा कृषि के विस्तार का शहरी विकास के प्रतिरूप पर असर पड़ा था। 3.3 पहला चरण ईस्वी 700 से ईस्वी 900। 700 से 1000 के काल में यह पाया गया कि भूमि अनुदान सिर्फ पुजारियों और मंदिरों को ही नहीं बल्कि योद्धाओं और राजकीय अधिकारियों को दिया गया। इकाई 1 में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इससे विभिन्न श्रेणियों के जमींदारों का उदय हुआ, यहाँ तक कि बड़े राजकीय अधिकारियों जैसे महामंडलेश्वर, मंदालिका, सामंत, महासामंत, ठाकुर आदि भी भूमि से संबंधित गतिविधियों में रुचि लेने लगे। हालांकि वे वास्तविक खेत जोतने वालों से अलग थे, क्योंकि वे किसानों से हासिल किए गए अधिशेष पर निर्भर थे। इस प्रकार किसानों के पास व्यापार के लिए कुछ भी नहीं रह जाता था। इससे एक ऐसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हुआ जिसमें वास्तविक उत्पादकों की गतिशीलता पर प्रतिबंध लगाकर स्थानीय जरूरतों को स्थानीय रूप से पूरा किया जाता था। विनिमय के माध्यम जैसे धातु सिक्कों की सापेक्षिक कमी ने इस प्रवृत्ति को और मजबूत बनाया। 3.3.1 विनिमय के माध्यम। 700 से 1000 ईस्वी तक भारत में कई महत्वपूर्ण राजवंशों ने राज किया। इनमें पश्चिम भारत में गुर्जारा प्रतिहार, पूर्वी भारत में पाल और दक्खन में राष्ट्रकूट थे। उस समय के कुछ शक्तिशाली राजा जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया इन राजवंशों के थे। बड़े आश्चर्य की बात है कि उस समय के बहुत कम सिक्के उपलब्ध हैं और उनकी तुलना पहले की सदियों के सिक्कों से मात्रा या स्तर में नहीं की जा सकती थी, क्योंकि माल की खरीद या बिक्री में मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए पुरातात्विक खोजों में सिक्कों की कमी तथा सिक्कों को ढालने के सांचों की अनुपलब्धता से यह पता चलता है कि उस काल में व्यापार काफी कम हो गया था। हालांकि
सबसे पहले डी कौशाम्बी ने इस पहलू की चर्चा की थी, लेकिन 1965 में प्रोफेसर RS शर्मा के भारतीय सामंतवाद के प्रकाशन के बाद ही गुप्त काल के बाद के कालों में सिक्कों की कमी और व्यापार तथा वाणिज्य से इसके संबंध और इसके परिणाम स्वरूप सामंती समाज व्यवस्था के उद्भव की बात सामने आई। पिछले 35 सालों में इस पर काफ़ी बहस हुई। अब तक 4 मत सामने आए हैं। एक में उपर्युक्त दिए गए पहलू का समर्थन किया गया है। 2, उड़ीसा पर किया गया एक अध्ययन यह सिद्ध करता है कि 600 से 1200 ईस्वी तक सिक्के का चलन बिल्कुल नहीं था, लेकिन यह अध्ययन दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार की चर्चा करता है और विदेशी व्यापार में वस्तु विनिमय पर जोर देता है। 3, कश्मीर में 800 ईस्वी से ही तांबे के सिक्कों का प्रचलन हो गया था। सिक्कों के निम्न स्तर को कश्मीर घाटी में व्यापार के पतन पर आधारित अर्थव्यवस्था और कृषि पर आधारित गतिविधियों की पृष्ठभूमि में समझा जा सकता है। 4, अंत में एक मत सिक्कों की कमी और व्यापार के ह्रास के बीच संबंध पर आपत्ति प्रकट करता है। यह 700 से 1200 ईस्वी के बीच मध्य पूर्व भारत, जिसमें बिहार, पश्चिमी बंगाल और वर्तमान बांग्लादेश आते हैं, से मिले प्रमाणों पर आधारित है। यह बात मानी जाती है कि उस समय सिक्के उपयोग में नहीं लाए जाते थे और पाल और सैन राज्यों में सिक्के नहीं ढाले जाते थे। यह भी कहा जाता है कि विनिमय के माध्यमों की कोई कमी नहीं थी। उदाहरण के तौर पर यह बताया जाता है कि चांदी के सिक्के हरिकेला ही नहीं बल्कि कौड़ियाँ और सबसे महत्वपूर्ण चूर्णी भी विनिमय के माध्यम थे। कुछ क्षेत्रों में अपवाद हो सकते हैं, लेकिन पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में प्रोफेसर शर्मा की परिकल्पना सही साबित होती है। क्षेत्रीय अपवादों के संदर्भ में निम्नलिखित सवालों पर ध्यान देना जरूरी है। इन वाणिज्यिक गतिविधियों का स्वरूप और सीमा क्या थी? क्या वे गतिविधियां एक अस्थायी वाणिज्यिक वर्ग को जन्म देने में सक्षम थी? इस व्यापार से किसको लाभ पहुंचता था? क्या इस तथाकथित बढ़ते व्यापार से मेहनतकश जनता और एक स्थान पर बसे किसानों को कोई फायदा था? इस संदर्भ में यह ध्यान देने योग्य बात है। मध्य पूर्व भारत से संबंधित स्रोत जिन्हें उस क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में उद्धृत किया गया है, वहाँ के मूल निवासियों की समुद्री व्यापार में भागीदारी के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। यहाँ तक कि सीमित व्यापारिक गतिविधियाँ भी विशिष्ट शासक वर्ग के ही हाथ में थी। आम व्यक्ति की दयनीय हालत बंगाली शब्द बंगाल का निवासी से प्रकट होती है। यह शब्द गरीबी और दयनीय स्थिति को दर्शाता है। इस तरह से जो भारत के दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार की बात करते हैं, उन्हें उस क्षेत्र की धातु मुद्रा की स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए कंबोडिया पर किए गए एक विस्तृत अध्ययन से पता लगता है कि गुप्त काल 600 से 800 ईस्वी के बाद की 2 सदियों में दक्षिण पूर्व एशिया में मुद्रा की कोई व्यवस्था विकसित नहीं हो सकी थी और वस्तु विनिमय मुख्यतः धान और अंशतः कपड़े पर आधारित ही खमीर अर्थव्यवस्था का आधार था। प्रारंभिक मध्ययुगीन सिक्कों जैसे इंडो सासानियन, श्री विग्रह, श्री अधिवाराह, बुल और हॉर्समैन, गधिया आदि नाम का प्रयोग पश्चिम और उत्तर पश्चिम में और कुछ हद तक गंगा की घाटी में शुरू हो चुका था, परंतु कुल मिलाकर समूची अर्थव्यवस्था पर यह कोई खास प्रभाव नहीं डाल सके। सिक्कों के प्रचलन के काल के बारे में अभी भी संदेह है। उनका अत्यंत निम्न स्तर और उनकी कुछ भी खरीदने की घटती हुई क्षमता उनकी वास्तविक भूमिका के ह्रास को इंगित करती है। इसके अलावा बढ़ती हुई आबादी और बस्तियों के विस्तार के संदर्भ में मुद्रा चलन की मात्रा नगण्य थी। इस तरह हम कह सकते हैं कि पहले चरण में धातु मुद्रा में सापेक्ष कमी अनुभाविक प्रमाणों पर आधारित है। इसका भारत की व्यापारिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ना निश्चित था। 3.3.2 व्यापारी का सापेक्ष ह्रास, आंतरिक तौर पर राजनीतिक शक्ति का बिखराव और स्थानीय प्रधानों और धार्मिक अनुदान पाने वाले आदि के हाथ में शक्ति आ जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक सदियों में भूमि अनुदान पर आधारित अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ा। बहुत से बिचौलिए जमींदार विशेषकर कम उपजाऊ क्षेत्रों में रहने वाले लूटपाट करने लगे या अपने क्षेत्र से गुजरने वाले माल पर अत्यधिक कर लगाने लगे।
इससे व्यापारियों और सौदागरों के व्यवसाय में बाधा पड़ी। संभावी शासक प्रधानों के बीच आपसी लड़ाई ने भी व्यापारियों को हतोत्साहित किया। हालांकि 8वीं सदी के दो जैन ग्रंथ हरिभद्र सूरी का समर इचकाहा और उघोत्तना सूरी का कुआल माला बढ़ते हुए व्यापार और चहल पहल वाले शहरों को दर्शाते हैं, लेकिन यही तर्क सही है कि ये ग्रंथ ज़्यादातर सामग्री पहले की सदियों के स्रोतों से लेते हैं। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि ये 8वीं सदी की सही आर्थिक स्थिति को दर्शाते हों। पश्चिम के साथ विदेशी व्यापार के ह्रास के बारे में यह बताया जाता है कि 4वीं सदी में महान रोमन साम्राज्य के पतन के बाद इसमें गिरावट आई। 6वीं सदी के मध्य में भी इस पर विपरीत प्रभाव पड़ा, जब बाइजेंटाइन के लोगों ने रेशम बनाने की कला को सीखा। इस तरह भारत ने एक महत्वपूर्ण बाजार खो दिया, जिससे ईस्वी की प्रारंभिक सदियों में भारत को बड़ी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ था। विदेशी व्यापार का पतन 7वीं और 8वीं सदी में भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अरबों के विस्तार के कारण भी हुआ। इस क्षेत्र में उनकी मौजूदगी से भारतीय व्यापारियों के लिए स्थल मार्ग असुरक्षित हो गए। कथा सरिता सागर में एक कहानी हमें बताती है कि उज्जैन से पेशावर जा रहे सौदागरों के एक समूह को 1 अरब ने पकड़कर बेच दिया। बाद में जब वे किसी तरह मुक्त हुए तो उन्होंने सदैव के लिए उत्तर पश्चिमी इलाके को छोड़ने का फैसला कर लिया और व्यापार के लिए दक्षिण को लौट गए। तिब्बतियों और चीनियों के बीच इन सदियों में हुई लड़ाइयों ने भी मध्य एशिया के मार्गों पर माल लाने ले जाने की गतिविधियों को प्रभावित किया। भारत के पश्चिमी तटों में भी समुद्री व्यापार अरबों द्वारा 7वीं सदी में भरौच और थाना पर हमलों और बल्लभी के विनाश के कारण अस्त व्यस्त हुआ। हालांकि बाद में अरबों ने 10वीं सदी के बाद भारतीय समुद्री व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभ में उनके समुद्री हमलों का भारतीय वाणिज्यिक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। समकालीन साहित्य में भारत के दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ संपर्क का उल्लेख है, लेकिन यह संदेहास्पद है कि क्या यह पश्चिम के साथ व्यापार के ह्रास की पूर्ति कर पाया। 3.3 शहरी बस्तियों का ह्रास। पहली चरण बहुत से शहरों के ह्रास और उजड़ने का चरण है। यह वाणिज्य में ह्रास का लक्षण है, क्योंकि शहर मुख्यतः उन लोगों की बस्तियां हैं जो शिल्प कला और वाणिज्य में संलग्न हैं। व्यापार में ह्रास और शिल्प की वस्तुओं की मांग को कमी आई। शहरों में रहने वाले व्यापारियों और दस्तकारों को जीविका के वैकल्पिक साधन ढूंढने के लिए देहाती इलाकों में जाना पड़ा। इस प्रकार कस्बों का पतन हुआ और शहरी लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गए। ह्वेनसांग के उल्लेखों के अलावा पौराणिक अभिलेख भी काली युग का उल्लेख करते हुए महत्वपूर्ण शहरों की बढ़ती आबादी की ओर संकेत करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बाराहमीरा 5वीं सदी द्वारा इंगित प्रवृत्ति कायम रही। इकाई 2 में 140 स्थलों की खुदाई से प्राप्त आंकड़ों की चर्चा की गई है। वैशाली, पाटलिपुत्र, वाराणसी आदि जैसे महत्वपूर्ण शहरों का ह्रास पुरातात्विक खुदाई से स्पष्ट है। खुदाई ढांचों और प्राचीन वस्तुओं के निम्न स्तर को प्रकट करती है। 3वीं और 8वीं सदी के बीच का अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य शहरी केंद्रों से उजरने और उनके ह्रास की स्थिति को दर्शाता है। यहाँ तक कि जो बस्तियाँ 8वीं सदी तक भी रहीं वे बाद में उजड़ गई। हमड़ोपर पंजाब, अंतर्जीय खेरा और भीता उत्तर प्रदेश की चर्चा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में प्रभास पातन, गुजरात में महेश्वर, पौनाड़ महाराष्ट्र और कुड्डावेली आंध्र प्रदेश शहरी बस्तियों की इस श्रेणी में आते हैं। कन्नौज उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में की मध्ययुगीन महत्ता का जिस प्रकार अधिकार पाने के लिए पालों, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच कई लड़ाइयाँ लड़ी गई, खुदाई के द्वारा प्रमाणित होना बाकी है। मध्ययुगीन काल के पहले चरण में हालांकि वाणिज्यिक गतिविधियों का ह्रास हुआ था, परंतु यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई। दरअसल राजाओं, सामंतों, मंदिर और बौद्ध विहारों के महंतों के लिए निर्मित कीमती विलासिता वाली वस्तुओं का व्यापार जारी रहा। बहुमूल्य और अर्धमूल्यवान पत्थरों,
हाथी दांत, घोड़े इत्यादि जैसी वस्तुएं लंबी दूरी के व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इस काल के स्रोतों में दैनिक इस्तेमाल की वस्तुओं के आदान प्रदान के बहुत कम प्रमाण मिले हैं। अभिलेखों में उल्लेखित महत्वपूर्ण वस्तुओं में सिर्फ नमक और तेल शामिल हैं, जिनका उत्पादन प्रत्येक गांव में नहीं होता था, इसलिए इन्हें बाहर से मंगाना पड़ता था। यदि अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर नहीं होती तो अनाज, चीनी, कपड़ा, हस्तकला की वस्तुओं इत्यादि में व्यापार का उल्लेख अधिक मिलता। संक्षेप में 750 से 1000 ईस्वी के बीच की वाणिज्यिक गतिविधियों की प्रकृति ऐसी थी जो बिचौलियों, भूस्वामियों और सामंतों की जरूरतों की पूर्ति करती थी, न कि आम जनता की। हालांकि पिहोवा हरियाणा के करनाल के पास और अहर उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के पास जैसे व्यापार और वाणिज्य के कुछ केंद्र थे, जहां दूर दूर से व्यापारी व्यापार करने के लिए आते थे, परंतु वे पूरे देश की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डाल पाए। 3.4 दूसरा चरण ईस्वी 900 से 1300। इस चरण की विशेषता व्यापार और वाणिज्य का पुनरुत्थान है। इस काल में कृषि का विस्तार, मुद्रा का बढ़ता प्रचलन और बाजार अर्थव्यवस्था का पुनरुदय हुआ, जिसमें माल का उत्पादन स्थानीय खपत की बजाय विनिमय के लिए हुआ। इन सदियों में महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में शहरी बस्तियों का पर्याप्त विकास हुआ। हम इकाई 1 में पढ़ चुके हैं कि भूमि अनुदान ने कृषि के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि यह बात साबित हो चुकी है कि इस विकास को मापना आसान नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय विविधताओं और असमानताओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि 10वीं से 13वीं सदियों के बीच दालों, अनाज के साथ साथ नकदी फसलों का उत्पादन भी बढ़ा। स्वाभाविक रूप से आंतरिक और बाहरी व्यापार को इससे बढ़ावा मिला। 3.4.1 शिल्प और उद्योग। शिल्प उत्पादन ने कृषि उत्पादन के विकास में योगदान दिया। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के पहले चरण में आंतरिक और व्यापारिक के ह्रास से औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार की कमी हो गई। उत्पादन सिर्फ क्षेत्रीय और स्थानीय जरूरतों के लिए सीमित रह गया। दूसरे चरण में हम पाते हैं कि शिल्प उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसने क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय विनिमय को बढ़ावा दिया। कपड़ा उद्योग, जो प्राचीन काल से ही स्थापित था, अब एक आर्थिक गतिविधियों के रूप में विकसित होने लगा। मोटे और महीन दोनों तरह की रुई की वस्तुओं का उत्पादन हो रहा था। मार्को पोलो ईस्वी 1293 और अरब के लेखकों ने बंगाल और गुजरात के सूत की बहुत प्रशंसा की है। बंगाल में मद्दर और गुजरात में इंडिगो की उपलब्धता ने भी शायद इन क्षेत्रों में कपड़ा उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। 12वीं सदी के ग्रंथ मानासोलास में पैठान, नागपट्टिनम, कलिंग और मुल्तान को महत्वपूर्ण कपड़ा उद्योग केंद्र बनाया गया। कर्नाटक और तमिलनाडु में रेशम के बुनकर समाज का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली तबका थे। तेल उद्योग इस काल में काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था। 10वीं सदी के उपरांत तेलहन बोने और तेल के मील या धानाका के प्रमाण मिलते हैं। कर्नाटक में पाए गए एक अभिलेख में विभिन्न प्रकार के तेल मिलों, जो कि आदमी और बैलों द्वारा चलाए जाते थे, की चर्चा की गई है। धनी तेलिकों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, जिनमें से कुछ ने मंदिर बनवाए और अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य करवाए। यह जानकारी भी मिलती है कि तेल उद्योग से इसके सदस्यों को मुनाफा भी हुआ। इस प्रकार इस काल में गन्ना उत्पादन और गन्ने की पेराई का उल्लेख किया गया है। यह गुड़ और चीनी के दूसरे रूपों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की ओर इशारा करता है। कृषि आधारित उद्योगों के अलावा धातु और चमड़े के वस्तुओं में शिल्पकारी उच्च कोटि की थी। साहित्यिक ग्रंथों में उन दस्तकारों की चर्चा पाई गई है जो विभिन्न प्रकार के धातुओं जैसे तांबा, पीतल, लोहा, सोना, चांदी आदि के काम से जुड़े हुए थे। उड़ीसा के पुरी एवं कोणार्क मंदिरों में बड़ी संख्या में पाई गई छड़ों से 12वीं सदी के लोहारों की दक्षता का पता चलता है। लोहे का उपयोग
तलवार, भाला और दूसरे उच्च कोटि के अस्त्र शस्त्र बनाने में किया जाता था। मगध, बनारस, कलिंग और सौराष्ट्र अच्छी कोटि के तलवार निर्माण के लिए जाने जाते थे। गुजरात सोने और चांदी की कढ़ाई के लिए जाना जाता था। 12वीं सदी के यहूदी सौदागरों की गिंजा रिकॉर्डों से भारतीय पुतल उद्योग की प्रसिद्धि का पता चलता है। एडन से ग्राहक टूटे बर्तनों को भारत भेजते थे जिससे कि उनकी ज़रूरत के हिसाब से मरम्मत की जा सके। नालंदा, नेपाल, कश्मीर और चोल राज्य की कांस्य की बनी वस्तुओं से उस समय के भारतीय धातु कारीगरों की कुशलता का पता चलता है। चमड़ा उद्योग के क्षेत्र में गुजरात की स्थिति बहुत अच्छी थी। मार्को पोलो बताता है कि उस समय गुजरात के लोग चमड़े की लाल और नीले रंग की खूबसूरत चटाई बनाते थे जिन पर पक्षियों और जानवरों की कढ़ाई होती थी। अरब में इनकी बहुत अधिक मांग थी। 3.4.2 सिक्के और विनिमय के दूसरे माध्यम। धातु मुद्रा के पुनर्उदय ने इन सदियों में व्यापार को काफी मदद पहुंचाई, इसलिए मुद्राकरण के स्तर पर काफी बहस हुई है। प्रायः बाजार में मुद्रा के प्रचलन का समर्थन करने वाले इतिहासकार साहित्य और अभिलेखों की चर्चा प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में विभिन्न तरह के सिक्कों का वर्णन करने के लिए करते हैं। इस तरह ग्रंथों जैसे प्रबंध चिंतामणि, लीलावती, द्रव्य परीक्षा, लेखाधिपति आदि में भाग का, रूप का, विसतिका, करस्पाना, दिनार, द्रमह, निष्का, गधिया, मुद्रा, गंडयंका, टंका और कई सिक्कों की चर्चा पाई गई है। अभिलेखों में भी सिक्कों की चर्चा पाई गई है। उदाहरण के लिए सियादोनी अभिलेख में 10वीं सदी के मध्य के विभिन्न तरह के द्रमों की चर्चा पाई गई है। परमारों, चालुक्यों, चहमानों, प्रतिहारों, पालों, चंदेलों और चोलों के अभिलेख उस समय के साहित्य में मिले सिक्कों के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों की पुष्टि करते हैं। इन मुद्राओं के मूल्य के बारे में, इनकी धातु की मात्रा, इनके एक दूसरे के से संबंधों के तहत अनुमान लगाए गए हैं। अभिलेखों और साहित्य के आधार पर सिक्कों के अध्ययन से मुद्रा के बाजार में भारी प्रचलन का मत एक कठिन विवेचन को सरल तरह से प्रस्तुत करता है। इसलिए हमें इन सभी पक्षों की जांच करनी होगी। जांच के विभिन्न पक्ष निम्न हैं। पहला, मुद्रा की चर्चा शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों में विनिमय के संदर्भ में है। दूसरा, विनिमय केंद्रों के प्रकार और बाजार का स्वरूप जहां आदान प्रदान होता था। और तीसरा, आदान प्रदान में संलग्न लोग। चौथा, किस हद तक मुद्रा के संबंध में अभिलेखीय संदर्भ सिर्फ वैचारिक है। जहां तक सिक्कों के नमूने का सवाल है, सोने के सिक्के ढालने का पुनः प्रचलन गांग्यद्रा ईस्वी 1019 से 1040 मध्य प्रदेश में त्रिपुरी के कालाचूड़ी राजा 4 सदियों के बाद उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट गहादवाला के राजा गोविंद चंद्र, मध्य भारत में चंदेला राजा कीर्ति वर्मन और मदन वर्मन के समय में हुआ। कश्मीर के राजा हर्ष और तमिलनाडु के सोमेजे चोल राजाओं ने भी सोने के सिक्के जारी किए। पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत के प्रारंभिक मध्ययुगीन सिक्कों की चर्चा पहले भी की गई थी। एक अनुमान के अनुसार कर्नाटक में 12वीं-13वीं सदी के दौरान 9 टकसालों की स्थापना की गई। राजस्थान में जोधपुर के निकट श्रीमोल में एक महत्वपूर्ण टकसाल था। जहां तक धातु मुद्रा की वास्तविक भूमिका का सवाल है, क्षेत्रीय आधार पर बहुत सीमित अध्ययन किया गया है, जिसके आधार पर हम मुद्रा के भारी प्रचलन को सिद्ध नहीं कर सकते। सिक्कों के संदर्भ में पाए गए अनेक प्रमाणों के बावजूद मुद्रा के कुल मिलाकर प्रचलन के प्रमाण लगभग नगण्य हैं। प्रारंभिक मध्यकाल के सिक्कों की निम्न क्रय शक्ति को, चाहे वह किसी भी धातु के बने हों, अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इस काल के सभी सिक्के बहुत ही निम्न स्तर के थे तथा इनका वजन भी बहुत कम था। बढ़ती आबादी और बस्तियों के विस्तार के साथ साथ ऐसा प्रतीत होता है कि मुद्रा का इस्तेमाल बहुत प्रतिबंधित हो गया था। मध्यकालीन राजस्थान पर किया गया अध्ययन यह दर्शाता है कि व्यापार का पुनरुत्थान, विनिमय केंद्रों और बाजारों का विस्तार और सौदागरों के परिवारों की खुशहाली आंशिक मुद्राकरण के साथ ही संभव हुआ। इसी प्रकार सिलहारो ईस्वी 850 से 1250 के समय में पश्चिमी तट में कोंकण क्षेत्र
इनके अधीन था। मौद्रिक अंतर संबंध की विशेषता मुद्रा का सीमित प्रयोग था। मुद्रा के प्रकार और स्तर न सिर्फ स्थानीय थे बल्कि आर्थिक स्वरूप भी इनका कोई प्रभाव नहीं था। आम जनता सिक्कों का अधिक प्रयोग नहीं करती थी। दक्षिण भारत में ईस्वी 950 से 1300 की मुद्रा व्यवस्था यह दर्शाती है कि समाज में सभी स्तरों में आदान प्रदान पर धातु मुद्रा का समान प्रभाव नहीं था। उदाहरण के तौर पर पांड्यों द्वारा विदेशी घोड़ों की खरीद पर किए गए खर्च के बारे में पांड्यों की निम्न स्तर की मुद्रा से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। वस्तु विनिमय का स्थानीय, अंतर क्षेत्रीय और शायद अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य में महत्वपूर्ण स्थान था। इस बात का पता चलता है कि सौदागरों के कारवां वस्तुओं का विनिमय दूसरे क्षेत्रों से किया करते थे। एक कथन के अनुसार विदेशों से खरीदे गए घोड़े की कीमत नकद में नहीं बल्कि भारतीय माल जैसे रेशम, मसाले और हाथी दांत के रूप में अदा की जाती थी। इन भारतीय मालों की पूरी दुनिया में मांग रहती थी। हालांकि आंशिक मुद्राकरण का पुनः प्रचलन आर्थिक विकास में मदद कर रहा था, लेकिन ऋण व्यवस्था के समानांतर विकास से, जिसमें लेन देन बिना नगद मुद्रा के संभव था, का भी कम महत्व नहीं था। उस समय के ग्रंथों में हुंडिका या विनिमय पत्र के बारे में पता चलता है, जो कि शायद सौदागरों द्वारा वाणिज्यिक आदान प्रदान के उपयोग में लाया जाता था। इस पद्धति द्वारा एक सौदागर से दूसरे को ऋण दिया जा सकता था, जिससे व्यापार में सिक्के रूपी मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न बाधा को दूर किया जा सकता था। लेखाधिपति नामक ग्रंथ, जो कि 12वीं-13वीं सदी में गुजरात के लोगों के जीवन पर प्रकाश डालता है, उस समय जमीन, मकान और पशुधन को गिरवी रखकर ऋण लेने के बारे में जानकारी देता है। यह ग्रंथ इन तरीकों से वाणिज्यिक गतिविधियों के साथ साथ उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ऋण लेने के उपायों का उल्लेख करता है। 3.5 व्यापार के पहलू। कृषि उत्पादन में विस्तार और तेजी से बढ़ता हुआ औद्योगिक तथा शिल्प उत्पादन वे दो कारण थे जिन्होंने श्रेणीबद्ध विनिमय केंद्रों के उद्भव में योगदान किया। ये केंद्र अपने इलाकों के बाहर भी कार्य करते थे। इस प्रकार अंतर क्षेत्रीय और क्षेत्र के अंदर के विनिमय तंत्र ने अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पहले चरण ईस्वी 750 से 900 में हानि पहुंचाई। 3.5.1 अंतर्देशीय व्यापार। विभिन्न किस्म की वस्तुओं को व्यापार मार्ग के तंत्र द्वारा व्यापार के लिए ले जाया जाता था। आइए पहले व्यापार की वस्तुओं की चर्चा की जाए। और व्यापार की वस्तुएं और उसके उपभोक्ता। अनेक अभिलेखों में उन व्यापारियों का उल्लेख पाया गया है जो अनाज, तेल, मक्खन, नमक, नारियल, सुपारी, पान के पत्ते, नील, मिश्री, गुड़, सूती कपड़े, कपास, कंबल, धातु, मसाले इत्यादि एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे और उन पर कर तथा चुंगी देते थे। स्पेन के 12वीं सदी एक जिस्वीट पादरी बेंजामिन तुदेला से यह जानकारी मिलती है कि भारत से वापस लौटते समय किस द्वीप में, जो फारस की खाड़ी में है, व्यापारी अपने साथ जौ, गेहूं और दालों के अलावा तेलहन और सूती कपड़े भी लाते थे। अल इदरीसी ने भी मालाबार में श्रीलंका को जहाज़ों द्वारा 12वीं सदी में चावल पहुंचाने का उल्लेख किया है। खजूर की चीनी और रस्सियों के लिए नारियल के रेशों के निर्यात के बारे में फ्रेयर जॉर्डानस ने लगभग ईस्वी 1330 में लिखा है। मार्को पोलो ने क्विलोन, जो मालाबार तट पर है, और गुजरात से नील के निर्यात का उल्लेख किया है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे स्रोतों में सूती कपड़ों, दरियों, चमड़े की चटाइयों, तलवारों और भालों का उल्लेख विनिमय के महत्वपूर्ण वस्तुओं के रूप में हुआ है। घोड़ों, हाथियों और गहनों जैसे कीमती सामान भी विभिन्न विनिमय केंद्रों पर आते थे। भारतीय वस्तुओं के मुख्य खरीदार निश्चित तौर पर चीन, अरब और मिस्र के धनी लोग थे। अनेक भारतीय वस्तुएं भूमध्य सागर के माध्यम से यूरोप तक पहुंच गई होंगी। हालांकि विदेशी व्यापार के विभिन्न पहलुओं पर बाद में बहस की जाएगी। इस तथ्य पर प्रकाश डालने की जरूरत है कि आंतरिक मांग कम नहीं थी। 8वीं सदी के बाद बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान की वजह से उपभोक्ताओं का एक नया वर्ग पनपा, जो पुजारी, पहले घरेलू और दूसरे कर्मकांडों के बदले मिली छोटी मोटी आमदनी पर निर्भर थे। अब उन्हें पुश्तैनी तौर पर बड़ी जमींदारियां तथा अन्य लाभ और अधिकार मिल गए थे।
यह वर्ग भूपति वर्ग शासकों और उभरते हुए व्यापारिक वर्ग के साथ विलासिता के सामान का महत्वपूर्ण खरीदार हो गया, क्योंकि इस वर्ग की क्रय शक्ति ज़्यादा थी। ब्राह्मणवादी और गैर ब्राह्मणवादी धार्मिक प्रतिष्ठानों, जो भू संपत्ति और स्थानीय करों के रूप में विस्तृत संसाधनों के मालिक थे, अधिकांश बेचे जाने योग्य वस्तुओं के महत्वपूर्ण उपभोक्ता के रूप में उभरे। उन्हें न सिर्फ नारियल, पान पत्ते और सुपारी जैसी वस्तुएं, जिनको धार्मिक पवित्रता मिली थी, की जरूरत पड़ी, परंतु इसके साथ ही भगवान के भोग के लिए भोज्य पदार्थों या प्रसादों की मात्रा की आवश्यकता भी बढ़ गई। धार्मिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारी, जिनकी संख्या बड़े और महत्वपूर्ण मंदिरों में सैकड़ों में थी, किसानों, शिल्पकारों, व्यापारियों द्वारा उत्पादित तथा वितरित की गई वस्तुओं के महत्वपूर्ण उपभोक्ता वर्ग के रूप में सामने आए। इस तरह विस्तृत संसाधनों और विभिन्न जरूरतों वाले बड़े मंदिरों ने भी वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद की। दक्षिण भारत के मंदिरों की यह विशेष पहचान थी कि वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्रों के रूप में उभरे। व्यापार मार्ग और संचार के साधन। सड़कों का विस्तृत तंत्र विभिन्न बंदरगाहों को एक दूसरे से जोड़े हुए था। इनके द्वारा बाजारों और नगरों के बीच व्यापार और वाणिज्य होता था। चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा के वृतांत से पता चलता है कि विभिन्न भूक्षेत्र आपस में जुड़े हुए थे। ह्वेनसांग ने 7वीं सदी में हिंदू कुश पास करते हुए उत्तर में कश्मीर से होते हुए दक्षिण में कांची और पूर्व में असम से लेते पश्चिम में सिंध तक का भ्रमण किया। ईस्वी 903 के एक अभिलेख में सौदागरों का उल्लेख मिलता है, जो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दक्षिणी गुजरात और सिंध से होते हुए राजस्थान में अहमदा में व्यापार के लिए आए। 11वीं सदी में कश्मीर से आया एक कवि बिल्हाना कश्मीर से मथुरा तक अपनी यात्रा के बारे में बताता है कि वह किस तरह कन्नौज और प्रयाग से बनारस पहुंचा। बनारस से वह सोमनाथ, घर उज्जैन के निकट, और अनाहिलावाड़ा उत्तरी गुजरात से होते हुए पहुंचा। सोमनाथ से होनावार गोवा के निकट वह समुद्री मार्ग से गया। उसके बाद पूर्वी तट पर रामेश्वरम भूमार्ग से पहुंचा। अंत में वह पश्चिमी भारत में स्थित कल्याणी पहुंचा और पश्चिमी चालुक्यों के दरबार में पहुंचा। अरबी और फारसी विवरण हमें समकालीन व्यापारिक मार्गों पर अधिक गहन जानकारी देते हैं। अलबरूनी ईस्वी 1030 ने 15 मार्गों का उल्लेख किया है, जो कन्नौज, मथुरा, बयाना आदि से शुरू होते थे। कन्नौज का मार्ग प्रयाग से गुजरते हुए पूर्व की ओर ताम्रलिप्ति, पश्चिम बंगाल के मिदनानगर जिले में तामलुक में के बंदरगाह तक जाता था, जहां से वह पूर्वी तट होते हुए दक्षिण में कांची तक जाता था। उत्तर पूर्व से यह मार्ग आसाम, नेपाल और तिब्बत तक जाता था, जहां से भूमार्ग से चीन तक जाया जा सकता था। उत्तर पश्चिम में वल्ख जाते समय कन्नौज तथा मथुरा से गुजरना पड़ता था। यह मार्ग पेशावर और काबुल को जोड़ता था और अंत में ग्रेट सिल्क रूट में मिलता था, जो चीन को यूरोप से जोड़ता था। यह उत्तर पश्चिमी मार्ग गुप्त काल से पहले की सदियों में भारत और मध्य एशिया के बीच वाणिज्यिक अंतर संबंध का मुख्य मार्ग था, परंतु प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में यह मुख्यतः अरब और तुर्की व्यापारियों के नियंत्रण में था, जो इसका इस्तेमाल फारस, बल्ख और दूसरे इलाकों से घोड़े लाने के लिए करते थे। राजस्थान में बयाना का मार्ग मारवाड़ के रेगिस्तान से गुजरते हुए सिंध के आधुनिक बंदरगाह कराची तक जाता था। इस मार्ग की एक शाखा अरावली पहाड़ियों की पश्चिमी तलहटी में स्थित आबू से गुजरती थी और गुजरात के बंदरगाहों और शहरों को उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित बयाना, मथुरा और दूसरे स्थानों से जोड़ती थी। मथुरा और प्रयाग से एक दूसरा मार्ग पश्चिमी तट पर स्थित भरौच के बंदरगाहों की ओर उज्जैन होते हुए जाता था। इन मार्गों ने भारत के भीतर हिस्सों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने 10वीं सदी के बाद एक नया आयाम हासिल किया। सड़कों के अलावा उत्तर भारत की नदियों और दक्षिणी भारत की पूर्वी और पश्चिमी तटों के साथ लगे समुद्री मार्गों ने भी अंतर क्षेत्रीय संपर्कों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राचीन काल में यात्रा
आनंद और कष्ट व्यापारिक मार्गों की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती थी। रेगिस्तानी और पहाड़ी मार्गों वाले इलाकों से गुजरने वाले मार्ग निश्चित तौर पर ज़्यादा दुष्कर और कठिन थे। मैदानी इलाकों में यात्रा का मुख्य साधन बैलगाड़ियां थी, लेकिन जहां ये नहीं चल पाती थी वहां एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं को लाने ले जाने के काम के लिए जानवरों और आदमियों का इस्तेमाल होता था। समकालीन साहित्य में विभिन्न प्रकार की नौकाओं का उल्लेख मिलता है, जिनका इस्तेमाल संभवतः जल मार्गों पर होता था, जबकि बड़े जहाज समुद्रों में चलते थे। 10वीं सदी के बाद के काल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। शासकों ने अपने राज्य के राजमार्गों को सुरक्षित रखने में गहरी दिलचस्पी दिखाई। चोरों और लुटेरों को सजा देने के लिए कदम उठाए गए और गांव वालों को उनके इलाके से गुजरने वाले व्यापारियों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए सैन्य और आर्थिक मदद दी गई। गुजरात के चालुक्य राजाओं के शासन काल में एक अलग अलग जियाला पथकरन था, जो कि राजमार्ग की देखभाल करता था। उन्होंने नई सड़कों का निर्माण भी करवाया, जो उनके राज्य के महत्वपूर्ण बंदरगाहों और बाजारों को जोड़ती थी, और यात्रियों की सुविधा के लिए हौज और कुओं की खुदाई करवाई। चूंकि व्यापार राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत था, इसलिए व्यापारियों और सौदागरों की सुरक्षा और खुशहाली के लिए राजनीतिक अधिकारियों का चिंतित होना स्वाभाविक था। मार्को पोलो ने कैम्बे का उल्लेख करते हुए कहा है कि वह समुद्री डाकुओं के आतंक से मुक्त था। इससे यह पता चलता है कि भारतीय राजाओं ने अपने बंदरगाहों को डकैती से सुरक्षा प्रदान की थी। समुद्री डाकुओं का आतंक पश्चिमी चीन से फारस की खाड़ी तक के समुद्री मार्ग पर मुख्य खतरा था। 3.5.2 समुद्री व्यापार। इस काल में बड़े पैमाने पर व्यापारिक गतिविधियां समुद्र से जड़ी हुई। यहाँ हम उन उद्देश्यों का उल्लेख करेंगे जो समुद्री व्यापार में भाग लेते थे, और साथ ही व्यापार की वस्तुओं, मुख्य बंदरगाहों और समुद्री मार्गों की सुरक्षा की चर्चा करेंगे। हम पहले समुद्री व्यापार के मुख्य भागीदारों की चर्चा करेंगे। इस काल की विशेषता एशिया के दो छोरों फारस की खाड़ी और दक्षिण चीन के बीच समुद्री व्यापार का विस्तार था। हिंदुस्तान, जो इन दो छोरों के बीच में पड़ता था, को इस व्यापार से बहुत फायदा हुआ। लंबी समुद्री यात्रा की कठिनाइयों को भारतीय तटों पर लंगर डालकर कम करने की कोशिश की जाती थी। और मुख्य भागीदारी। इन सदियों में एशिया के व्यापार पर अरबों का प्रभुत्व रहा। 8वीं सदी में सौराष्ट्र तट पर स्थित वल्लभ जी के बाजार और महत्वपूर्ण बंदरगाह को नष्ट करने के बाद उन्होंने अरब सागर में अपने को मुख्य समुद्री ताकत के रूप में स्थापित किया। बाद में 12वीं सदी में चीन भी इस व्यापार का एक महत्वपूर्ण भागीदार बना और उसने दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत में अपने जहाज भेजने शुरू किए, किंतु इससे अरबों की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिन्होंने एशियाई व्यापार पर अपनी सर्वोच्च पकड़ को कायम रखा। स्वदेशी स्रोतों और विदेशी विवरणों में उल्लेखित छिटफुट जानकारियां इंगित करती हैं कि अरबों की प्रबल प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारतीय 10वीं सदी के बाद समुद्रों से आगे दूसरे प्रदेशों में जा रहे थे। 10वीं सदी के एक अरब लेखक अबू जैद ने लिखा है कि भारतीय व्यापारी फारस की खाड़ी में स्थित सिराफ जाते थे, जबकि इब्न बतूता 1400 ईस्वी लाल सागर के एडन में भारतीय व्यापारियों के एक उपनिवेश के विषय में बताता है। 14वीं सदी के एक गुजराती ग्रंथ में कच्छ के एक व्यापारी जगदू का उल्लेख है कि जो होर्मुज में अवस्थित भारतीय एजेंटों की मदद से फारस से व्यापार करता था। दक्षिण भारत में चोल समुद्री व्यापार में गहरी रुचि लेते थे। मलाया और सुमात्रा में प्राप्त तमिल अभिलेखों से इस इलाके में तमिल व्यापारिक समुदाय की वाणिज्यिक गतिविधियों का पता चलता है। चोलों ने चीन से संबंध सुधारने के लिए भी कई दूत भेजे। उन्होंने 11वीं सदी में चीन को जाने वाले समुद्री मार्ग को अपने व्यापार के लिए सुरक्षित रखने के लिए श्रीविजय साम्राज्य के खिलाफ भी समुद्री अभियान भेजे, किंतु कुल मिलाकर भारतीय व्यापारियों की व्यक्तिगत भागीदारी का उल्लेख बहुत सीमित है। इससे भारतीय वस्तुओं की मांग पर प्रभाव नहीं पड़ा, जो बाहर की दुनिया को अरबों और चीनियों द्वारा मिलती थी, वह विनिमय होने वाली वस्तुएं। जहाँ तक एशियाई व्यापार में शामिल वस्तुओं की बात है,
चीनी ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि मालाबार तट को चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया में रेशम, चीनी, मिट्टी के बर्तन, कपूर, लौंग, मोम, चंदन की लकड़ी, इलायची इत्यादि मिलते थे। इनमें से बहुत सी वस्तुएं शायद अरब देशों को पुनः निर्यात होती थी, लेकिन कुछ हिंदुस्तान के लिए भी थी। खास तौर पर रेशम, जिसकी स्थानीय बाजारों में काफ़ी मांग थी। मार्को पोलो हमें बताते हैं कि गुजरात में कैम्बे के बंदरगाहों में दूर से आने वाले जहाज अन्य वस्तुओं के अलावा सोना, चांदी और तांबा लाते थे। टीन पूर्वी एशिया से हिंदुस्तान आने वाला अन्य धातु था। पूर्वी उत्पादों के बदले भारत अपनी सुगंधित वस्तुएं और मसाले, खास तौर पर काली मिर्च भेजता था। मार्को पोलो के अनुसार किन्से शहर हैंगचाऊ में ही रोजाना 10,000 पाउंड काली मिर्च की खपत होती थी। 13वीं सदी का चीनी बंदरगाह अधिकारी चाउ जू कुआ बताता है कि गुजरात, मालवा, मालाबार और कोरोमंडल चीन को सूती कपड़े भेजते थे। इब्न बतूता 1333 ने इंगित किया है कि चीन के शहरों में सूती कपड़े रेशम से ज़्यादा दुर्लभ और कीमती थे। भारत चीन को हाथीदांत, गैंडों की सींग और कुछ बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य पत्थर भी निर्यात करता था। बहुत से अरबी अभिलेख जो कैनबे, समारथ और जूनागढ़ में मिले हैं प्रकट करते हैं कि फारस की खाड़ी के व्यापारी, सौदागर और जहाज के मालिक 12वीं-13वीं सदी में पश्चिमी भारत आए थे। फारस की खाड़ी में होर्मुज से गुजरात के तटों पर आए हुए जहाज़ों का उल्लेख लेखा पद्धति में मिलता है। जहाँ तक अरब और पश्चिमी देशों के व्यापार की वस्तुओं का सवाल है, यहूदी सौदागर भारत के पश्चिमी तटों से बहुत सारा माल मिस्र के बाजारों में ले जाते थे। इनमें मसाले, सुगंधित वस्तुएं, रंग, जड़ी बूटियां, कांस्य और पीतल के बर्तन, कपड़े, मोती, मन के नारियल इत्यादि थे। भारत सागौन की लकड़ी का निर्यात भी करता था। इसका इस्तेमाल फारस की खाड़ी और दक्षिण अरब के लगभग वृक्षहीन इलाकों में जहाज बनाने और घरों के निर्माण में होता था। भारतीय बंदरगाहों से अतिरिक्त अनाज, मुख्यतः चावल, दूसरे तटवर्ती इलाकों के समुदायों को भेजा जाता था, जहां उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त खाद्य पदार्थ नहीं होते थे। मार्को पोलो के अनुसार अरब में गुजरात के महीन और नक्काशीदार चमड़े की चटाइयों की काफ़ी मांग थी। भारत अपने लोहे और इस्पात उत्पादों, खास तौर से तलवार और भालों के लिए भी प्रसिद्ध था, जिनकी पश्चिमी देशों में बहुत मांग थी। जहाँ तक पश्चिम में आयात का सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कपड़ा था। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में जैसे जैसे सामंती सरदारों और मुखियों की संख्या बढ़ी, घोड़ों की मांग कई गुना बढ़ गई। घोड़े भूमार्गों और समुद्री मार्गों से लाए जाते थे। इब्न बतूता हमें बताता है कि उत्तर पश्चिम भूमार्गों से आने वाले घोड़ों के व्यापारी काफ़ी मुनाफा कमाते थे। एक अरब लेखक वस्साफ 1328 के अनुसार 13वीं सदी में कोरोमंडल तट, कैम्बे और दूसरे बंदरगाहों में प्रतिवर्ष 10,000 घोड़े लाए जाते थे। घोड़े बहरीन, मस्कट, अदेन, फारस आदि जैसी जगहों से लाए जाते थे। घोड़ों के अलावे छुहारा, हाथीदांत, मूंगा, पन्ना इत्यादि भी पश्चिम से भारत लाए जाते थे। भारतीय तटों पर बहुत सारे बंदरगाह थे जो न सिर्फ अंतर्देशीय व्यापारिक तंत्र के हिस्से थे, बल्कि वह पूर्वी और पश्चिमी व्यापार के बीच कड़ी का काम भी करते थे। व्यापारियों की सुरक्षा। भारी मुनाफे को ध्यान में रखते हुए समकालीन राजसी अधिकारियों ने विदेशी व्यापार में संलग्न सौदागरों को सुविधाएं देने में गहरी रुचि दिखाई। गुजरात के चालुक्यों ने राजसी नियंत्रण में बंदरगाहों के एक अलग विभाग वेलाकुलाकरण का गठन किया। दक्षिण भारत में भी चोल अपने बंदरगाहों की स्थानीय व्यापारी संगठनों की मदद से तथा राजसी अधिकारियों के माध्यम से व्यवस्था करते थे, जो विदेशी व्यापारियों की देखभाल करते थे और बंदरगाह से चुंगी इकट्ठा करते थे। अरब लेखक एक मत होकर राष्ट्रकूट राजाओं की अरबों के प्रति उनकी शांति, सहिष्णुता की नीति की प्रशंसा करते हैं। गुजरात के चालुक्य भी अपने राज्य में मुस्लिम व्यापारियों को धार्मिक और आर्थिक आज़ादी देते थे। इब्न बतूता बताते हैं कि जब भी
कोई विदेशी व्यापारी मर जाता था तो उसकी संपत्ति जब्त नहीं होती थी, बल्कि उसे सुरक्षित रख दिया जाता था, जिससे कि उसके उत्तराधिकारी को वह सौंपी जा सके। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला के मोट्टुपल्ली के ईस्वी 1244 के अभिलेखों से मालूम होता है कि राजा तूफान में भटके जहाज़ों को सुरक्षा देता था और विदेशी व्यापारियों का विश्वास जीतने के लिए राज्य के कानून के अनुसार कर एकत्र करने का वचन देता था। 3.5.3 नगरों का पुनरुत्थान। प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत 900 से 1300 का दूसरा चरण 2 पूर्ववर्ती सदियों से विलग था, क्योंकि इस काल में शहरी केंद्रों का स्पष्ट पुनरुत्थान देखा जा सकता है। यह पुनरुत्थान लगभग अखिल भारतीय विशेषता बन गई। प्रायः इसे भारतीय उपमहाद्वीप का तीसरा शहरीकरण कहा जाता है। फ्रेंड्स, तो यहाँ हुआ ये चैप्टर समाप्त। तो इस चैप्टर के पूरे लेक्चर को आप 2 बार 3 बार सुने और साथ ही इस चैप्टर में दिए गए सभी बोध प्रश्नों के आंसर तैयार करेंगे और आप एग्जाम में आंसर देने में 100% सफल होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।